नमस्ते सभी को। सबको नमस्ते। हिंदी दिवस का क्या अभिवादन आप सभी को। शांति जी, सौरभ जी, संजय जी, अमी जी, नेहा जी, मेघा जी। आज कोशिश करते हैं कि हिंदी में वार्तालाप करें, बातें करें, और जो ना समझ आए, हम हमारे जो दक्षिण भारतीय दोस्त हैं, तो हम उन्हें थोड़ा बहुत हिंदी में ज़रूर समझा दें। हेलो श्वेता जी, आप हाय। भी आए। तो शुरुआत मैंने इसलिए मधुशाला से ही की। अत्यंत प्रियतम है ये रचना मुझे। और हमारे सौभाग्य की बात है कि सौरभ जी आज अ, हमारे लिए मधुशाला की कविताएं ही सुनाएंगे, कुछ पद उसके। और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी कुछ ना कुछ बोलें, सुनाएं इस बार। आप सभी से आग्रह है जी। वीनू जी को भी मैं बोलना चाहूंगी, आप आइए और सुनाइएगा। सुमन जी। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। और मैं सौरभ जी को पहले पहले उस पे बुलाना चाहती हूँ। सौरभ जी। सबको नमस्ते। आ, आ, मधुशाला से मेरा नाता तब से हुआ जब मैं अपने नाना जी के यहाँ जाता था, तो वहाँ कुछ पुरानी किताबें रखी रहती थी जो वो पढ़ चुके थे या नहीं पढ़ पाते थे। मैं वहाँ से ढूंढ के लाता था। वहाँ से मुझे मधुशाला मिली थी। फिर मैंने उसको पढ़ना चालू किया और मुझे मधुशाला से प्रेम हो गया। और उसको तब से मैंने कई बार पढ़ चुका हूँ, और हर बार जब भी पढ़ता हूँ कुछ नया एहसास मुझे होता है। तो हरिवंश राय बच्चन जी 1936-1930 के समय में उन्होंने लिखा था इसको। और इसमें बहुत सारी उपमाओं का प्रयोग किया गया है। शुरुआत जो शुरुआत के बाद पहले इन्होंने दुनिया के बारे में कुछ रुबाइयाँ लिखी हुई हैं, कुछ खेत पहाड़ों के बारे में, खेतों के बारे में, नदियों के बारे में, माँ के बारे में, रात के बारे में, संगीत के बारे में, चित्रकला के बारे में, अलग अलग चीज़ों पर एक एक दो दो रुबाइयाँ हैं। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो समाज के बारे में आपको मिलेगा। और समाज के बाद में आप जाएंगे, ध्यान देंगे तो जीवन के अलग अलग जो पड़ाव होते हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है। हालांकि जो भी इंसान पढ़ेगा उसको अलग मतलब मिल सकता है, एक उन्हीं चार पंक्तियों का अलग आप आपके अनुसार आपको लग सकता है, हर इंसान को अलग लग सकता है। तो जरूरी नहीं है कि एक चार पंक्तियां हैं तो उनका एक ही अर्थ निकलेगा। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो जब जीवन के पड़ावों के आगे जाते हैं तो जब बुढ़ापा आता है तो उसके बारे में कि इंसान को कैसा लगता है जब शरीर दुर्बल होने लगता है। फिर उसके आगे जीवन निकल गया है और नहीं जी पाए, उसका पछतावा दिखाया है। कैसे जब मृत्यु पास आती है तो इंसान को महसूस होता है। फिर उसके आगे ये भाव दिखाया कि उसे लगता है कि बहुत अन्याय हुआ है जीवन में मेरे साथ, या फिर अन्याय होता है। फिर आगे कोच ने एक दो रुबाइयां ऐसी जिसमें कोच रहा है कि यार ये तो बेकार है, जो सिस्टम है, दुनिया चलती है, अच्छा नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है तो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है। चलिए, तो मैंने कुछ चुनी है और मैं उनको बोलूंगा। मुझे गाना तो नहीं आता है, इसकी धुन नहीं आती है, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ूंगा। पहली तो जरूर पढ़ूंगा, उसके बाद मैंने बीच बीच में से कुछ है। पहली है मधुशाला। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला,
प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो इसके साथ इन्होंने स्वागत किया है सबका। फिर इसके बाद मैं अ, पंक्ति चौथे पेज पर आता हूं, जिसमें उन्होंने कवि के बारे में लिखा है या फिर कविता के बारे में लिखा है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है लेकर कविता का प्याला, कभी न कण भर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। तो इनकी रुबाइयों में 4 शब्दों का बहुत ही प्रयोग किया गया है। पहला है हाला जो मधु है, दूसरा है प्याला जिस बर्तन में हम मधु को लाते हैं, तीसरा है साकी जो वितरण करता है, और चौथा है मधुशाला जिस स्थान पर वितरण किया जाता है। तो हाला, प्याला, साकी और मधुशाला, इन 4 शब्दों का निरंतर प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, अंगूर की बेल को उन्होंने भावनाओं से उन्होंने उपमा दी है। फिर कल्पना को उन्होंने मधु से उपमा दी है, और कविता को प्याले के बराबर रखा है, और पुस्तक को मधुशाला के बराबर रखा है। चलिए, ठीक है, सही सही चल रहा है ना। चलिए, सातवीं रुबाई है, चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला, हिम्मत है ना बढ़ूं आगे, साहस है ना फिरूं पीछे, किंग कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर, दूर खड़ी है मधुशाला। अगला मैं 7 से सीधे 27 पर जाता हूं। ठीक है, माँ के बारे में है, नहीं जानता कौन मनुज आया बनकर पीने वाला, कौन अपरिचित उस साकी से जिसने दूध पिला पाला, जीवन पाकर मानव पीकर मस्त रहे इस कारण ही, जग में आकर सबसे पहले पाई उसने मधुशाला। चालीस पर आते हैं, हमारे प्रिय कृष्ण जी के विषय में है, साकी बनकर मुरली आई, साथ लिए कर में प्याला। मुरली को उन्होंने साकी कहा है, और साथ वैसे तो साथ लिए कर में प्याला होना चाहिए, लेकिन सुर साथ होते हैं, तो उन्होंने साथ की जगह साथ लिखा है। तो साकी बनकर मुरली आई, साथ लिए कर में प्याला, जिनमें वह छलकाती लाई अधर सुधारस की हाला, योगिराज कर संगीत संगत उसकी नटवर नागर कहलाए, देखो कैसे कैसों को है नाच नचाती मधुशाला। यहाँ हमारे हिमालय और नदियों के विषय में लिखा है, भारत के, हिम श्रेणी अंगूर लतासी फैली हिमजल है हाला, चंचल नदियां साकी बनकर भरकर लहरों का प्याला, कोमल कूल करों में अपने छलकाती निष्दिन कर चलती, पीकर खेत खड़े लहराते भारत पावन मधुशाला। 57 पर चलते हैं। इसमें ये वो हिस्सा है जहां पर समाज के विषय में लिखा है, और यहाँ इन्होंने छुआछूत शायद कह लें, या फिर एक ऊंच नीच के बारे में कहा है। कभी नहीं सुन पड़ता इसने हा छू दी मेरी हाला, कभी न कोई कहता उसने झूठा कर डाला प्याला, सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। बार बार मैंने आगे बढ़ आज नहीं मांगी हाला, समझ न लेना इससे मुझको साधारण पीने वाला, हो तो लेने दो ऐसा कि दूर प्रथम संकोचों को, मेरे ही स्वर से फिर सारी गूंज उठेगी मधुशाला। नहीं, ये नहीं चुना था मैंने। चलिए, कोई बात नहीं। अब लगने लगा है कि समय बीतता जा रहा है इस जीवन का, तो
अब क्या कहते हैं, छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। अब जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर इतना करने का पोटेंशियल होता है और बच्चों में इतनी ज्यादा जिज्ञासा होती है, लेकिन जो समाज है वो उतना दे नहीं पाता एक बच्चे को जितना उसमें पोटेंशियल है या फिर उतनी जिज्ञासा है। तो मुझे तो ये लगा कि इसका ये कहने का अर्थ है, आपको शायद कुछ और लग सकता है। मुझे ये बच्चा कह रहा है समाज को, जो वो समाज उनको दे पा रहा है बहुत कम दे पा रहा है जितना वो चाहता है। मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला, इतनी पी जीने से अच्छा सागर कीले प्यास मरूं, सिंधु त्रिषादी किसने रचकर बिंदु बराबर मधुशाला। हम 73 पर पहुंचते हैं। ये दिखाया गया है कि मानव जीवन के आगे या कैसे काल के आगे काफी दुर्बल है। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल मानव मिट्टी का प्याला। एक बार फिर से कहता हूँ, क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल मानव मिट्टी का प्याला, भरी हुई है जिसके अंदर कटु मधु जीवन की हाला, मृत्यु बनी है निर्दय साकी अपने शत शत कर फैला, काल प्रबल है पीने वाला संस्कृति है यह मधुशाला। तो यहाँ पर किरदार उल्टे हो गए हैं। अभी तक मैं था पीने वाला और संसार था मधुशाला, यहाँ पर इन्होंने काल को पीने वाला बना दिया है और जो हमारे जीवन को पी जा रहा है। अब थोड़ा और आगे चले जाते हैं अंत की तरफ। 4-5 अब अंत जब पास आ गया उनको अच्छा नहीं लग रहा है। शांत सखी हो अब तक साकी पीकर जिस उर की ज्वाला, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला, कितनी इच्छाएं हर जाने वाला छोड़ यहाँ जाता, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। अब ये परिस्थिति आ गई है कि अब पछतावा हो रहा है कि जीवन जो जीना था वो मैं नहीं जी पाया हूँ, जैसा चाहता था वैसा नहीं जी पाया हूँ। मदिरालय में कब से बैठा पी न सका अब तक हाला, यत्न सहित भरता हूं कोई किंतु उलट देता प्याला, मानव बल के आगे निर्बल भाग्य सुना विद्यालय में, भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला। ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, दो चार ही बाकी हैं। ठीक है, अब उनको एहसास हो गया, ठीक है क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। अब वो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे फेज में आ गई है। नहीं चाहता आगे बढ़कर छीनूं औरों का प्याला, नहीं चाहता धक्के देकर छीनूं औरों का प्याला, साकी मेरी ओर न देखो मुझे तनिक मलाल नहीं, इतना ही क्या कम आंखों से देख रहा हूं मधुशाला। ओके, थैंक यू। 119 यहाँ थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया है। मैं मदिरालय के अंदर हूं मेरे हाथों में प्याला, प्याले में मदिरालय बिंबित करने वाली है हाला, इस उधेड़ बुन में ही मेरा सारा जीवन बीत गया, मैं मधुशाला के अंदर हूं या मेरे अंदर मधुशाला। मदिरालय के द्वार ठोकता किस्मत का छूछा प्याला, गहरी ठंडी सांसें भर भर कहता था हर मत वाला, कितनी थोड़ी सी यौवन की हाला हा मैं पी पाया, बंद हो गई कितनी जल्दी मेरी जीवन मधुशाला। कहाँ गया वह स्वर्गिक साकी, कहाँ गई सुरभित हाला, कहाँ गया स्वप्निल मदिरालय, कहाँ गया स्वर्णिम प्याला, पीने वालों ने मदिरालय का मूल्य हाय कब पहचाना,
फूट चुका जब मधु का प्याला, टूट चुकी जब मधुशाला। जब समय निकल जाता है तब हमें एहसास होता है। और कितने मर्म जता जाती है बार बार आकर हाला, कितने भेद बता जाता है बार बार आकर प्याला, कितने अर्थों को संकेतों से बतला जाता साकी, फिर भी पीने वालों को है एक पहेली मधुशाला। कितने लोग जीवन जीते हैं, कितना कुछ सीखते हैं, फिर भी जीवन एक पहेली बना हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने समाप्त कर दिया है। फिर आखिरी के जो 5 रुबाई हैं वो इन्होंने कविता के बारे में, इस पुस्तक के बारे में लिखी है कि ये बताते हैं कि हर कोई अपने हिसाब से समझ पाता है। मेरी हाला में सबने पाई अपनी अपनी हाला, मेरे प्यालों में सबने पाया अपना अपना प्याला, मेरे साकी में सबने अपना प्यारा साकी देखा, जिसकी जैसी रुचि थी उसने वैसी देखी मधुशाला। और अंतिम जो इसमें है, बड़े बड़े नाजों से मैंने पाली है साकी बाला, कलित कल्पना का ही इसने सदा उठाया है प्याला, मान दुलारों से ही रखना इस मेरी सुकुमारी को, विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूं मधुशाला। तो इसके साथ इन्होंने अंत किया है मधुशाला। तो अंत में इन्होंने सौंप दिया है हमको, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका ख्याल रखें। बहुत खूब, बहुत ही उम्दा बोले आप, वाक चातुर्य से। और बहुत बहुत अभिवादन सौरभ जी। आशा करती हूँ सबको ही अच्छा लगा होगा सौरभ जी का ये। एक माहौल सा बना दिया। थैंक यू सो मच। हो सकता है कि क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया समय के कारण, कि बीच बीच में इतना, एक तो सुनने से आंखों के सामने पढ़ते नहीं है, साथ में तो पहली बार में शायद नहीं आता, तो आप इनको पढ़ें कभी तो और बेहतर समझ पाएंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छे से बताया। इनफैक्ट सारे के सारे जो आयाम कवर किए हैं, खेत, पहाड़, समाज, जीवन, माँ, हिमालय, एवरीथिंग, आई थिंक बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया। तो आगे बढ़ते हैं। सौरभ जी धन्यवाद। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी, आशा करती हूँ आप सभी तैयार हैं, पर जिनके कैमरे चालू हैं मैं उनको पहले आमंत्रित करना चाहूंगी। तो संजय जी, फिर शांति जी, और उसके बाद फिर मैं श्वेता जी को बुलाना चाहूंगी। जिन जिन लोगों ने मुझे कहा है मैं उनका नाम पहले लेना चाहती हूँ, फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा आप में से जिन जिन को बोलना है। तो संजय जी। मैंने कहा तो नहीं था, बट मैं फिर भी बोल देता हूँ। मैं एक, किसने लिखी है मैं बाद में बताऊंगा। आवाज आ रही मेरी? एक गजल के रूप में है। बदलती रुत में वफा कहीं खो जाएगी, बदलती रुत में वफा कहीं खो जाएगी, पतझड़ के साथ बहारें भी रुखसत हो जाएंगी, किसी के पहलू में ना ठहर सके जो जरा भी, किसी के पहलू में ना ठहर सके जो जरा भी, कल उनसे जुदा उनकी भी किस्मत हो जाएगी। क्यों खफा होए हम अपनी मुफलिसी से, इसमें कुछ उर्दू के वर्ड भी हैं। क्यों खफा होए हम अपनी मुफलिसी से, वो वक्त भी होगा जब मुफलिसी अमीर हो जाएगी। राहें वफा का दामन ना छोड़ेंगे हम कभी, राहें वफा का दामन ना छोड़ेंगे हम कभी, उन्हें याद करते करते ये उम्र तमाम हो जाएगी। अपने दर्द को राज ही रहने दो, वरना उनकी बेवफाई चर्चाए आम हो जाएगी। और अंतिम 2 शेर इस गज़ल के, जो कि TBF के साथ में उससे जुड़ा हुआ लगेगा। आ गए हो घर चलते चलते यहाँ तक, आ गए हो घर चलते चलते यहाँ तक, बने रहो पथ पर आगे भी गुजर हो जाएगी। नया सफ़र, नया पड़ाव, नई मंजिलें, ये साथ बना रहे तो TBF मधुशाला हो जाएगी।
अब मैं बता, ये मैंने लास्ट की जो 2 पंक्तियां हैं, इसके अलावा जो पुरानी जो मैंने बोली है, ये मैंने आई थिंक करीबन 20-25 साल पहले मैंने लिखी थी ये। तो मैंने सोचा कि मैं अपना लिखा हुआ ही कुछ बोलूं यहाँ पे। जो बहुत अंतिम के खूब। जो मैंने जो 2 बोले वो मैंने आज ऐड किए, और इनफैक्ट अभी जो मैंने सौरभ जी को सुनने के बाद में जो लास्ट की लाइन है वो अभी मैंने जिसमें कि नया सफर, नया पड़ाव, नई मंजिलें, ये साथ बना रहे तो टीबीएफ मधुशाला हो जाएगी। ये मैंने अभी जोड़ी, ये मधुशाला का प्रभाव था। थैंक्स अ लॉट। और भी, बट आई थिंक सबको सुनते हैं अच्छा लगेगा। धन्यवाद। कि बहुत खूब, उम्दा, और बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली जो अपने आखिरी का ये जो जोड़ा है, तो सच में शायद हम साकी ही हैं साथ में पीने वाले। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी थी जी। तो मैं आगे अब सैंटी जी को बुलाना चाहूंगी, और संजय जी धन्यवाद, काफी आपने क्रिस्प बहुत ही अच्छी बोली, और आपकी खुद की रचना है तो हमें ये आपको सुनने का मौका मिला, तो उसके लिए धन्यवाद। मुझे मौका दिया है प्लेटफॉर्म पे बोलने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बैठते हैं, सबको सुनते हैं, यदि मान लो समय रहा तो 1-2 और सुना देंगे। बिल्कुल, सैंटी जी आप बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं सोच रहा हूँ रश्मि रथी मुझे बहुत ही पसंद है। और बिल्कुल। बचपन में तो रश्मि रथी के सारे पोएम्स याद, वो सॉरी पोएम्स नहीं, ये जो काव्य है वो मैंने कंठस्थ कर रखा था। फिर मैं भूल गया। तो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, और इस काव्य में उन्होंने कर्ण के जीवन का विवरण दिया है। कर्ण का जन्म से लेके मृत्यु तक जो उसने संघर्ष किया है, वो सारा एक-एक क्षण को रश्मि रथी में दिखाने की कोशिश करी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और रश्मि रथी जो शब्द है ना, इस शब्द का, ये शब्द ही कर्ण का दूसरा नाम है। रश्मि मतलब होता है सूर्य की किरणें, और रथी का मतलब सूर्य की किरणों का जो रथ, जो उस पे सवार हो या रथ चला रहा हो, तो कर्ण का एक नाम दिया उन्होंने रश्मि रथी। तो इस काव्य में 7 सर्ग हैं, 7 इसके भाग हैं, और पहला भाग में कर्ण के जन्म के बारे में बताया, और अंतिम भाग में कर्ण की मृत्यु के बारे में बताया है। और बीच के सारे जो भाग हैं ना, वो उसके अलग-अलग जो भी अ, उन्होंने कर्ण के जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उनका इंद्र से मिलना, अपना उनको कवच निकाल कर दे देना, फिर कुंती का उनके पास आना। तो इस पूरे रश्मि रथी का जो तृतीय सर्ग है, वो मुझे बहुत ही पसंद है। इस सर्ग में वो पांडव जब लाक्षागृह में जाते हैं, और जो पांडव को वनवास मिला हुआ था उसको पूरा करते हैं, और उसके बाद फिर जब हस्तिनापुर वापस आते हैं, तो उस समय महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो चुका था। बट श्री कृष्ण का बीच में बीच में एक भूमिका आती है। मैं रोल बोलने वाला था तो भूमिका थोड़ा तो कृष्ण की जो भूमिका थी उसमें वो एक अंतिम प्रयास करते हैं कि वो हस्तिनापुर जाएँ, कौरवों से मिलें, और उनको बताएँ कि पांडवों ने किस तरह का संघर्ष किया है, और उनका कुछ हिस्सा बनता है तुम्हारे पूरे संपत्ति में। तो इस चीज़ को लेकर वो दुर्योधन के पास जाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, युद्ध को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्योधन के बारे में सबको पता है, वो बहुत ही घमंडी होता है, और कृष्ण को अपमानित करता है उस भरी सभा में। फिर कृष्ण उसको अपना स्वरूप दिखाते हैं विशाल करके, और ये बताते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड जो है वो मुझ में ही है, मेरे अंदर ही ये 100 करोड़ देवी देवता, 100 करोड़ विष्णु और सारे लोग मेरे अंदर ही हैं, और तुम कुछ भी नहीं हो। फिर दुर्योधन को युद्ध का वो भाग दिखाते हैं जहाँ सभी कोई सबकी लाशें बिछी हुई है, और दुर्योधन भागता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको कविता के माध्यम से मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम स धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये पूरा एक कहानी के रूप में रहता है
कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। क्या? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो केवल दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजनों पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले कि जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इस समय पूरी सभा में सन्नाटा छा रहा होता है और कृष्ण अपने बारे में आगे बताते हैं कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। लय मतलब समाया हुआ। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। उदयाचल मतलब पूर्व का वो पार्ट जहाँ पे सूर्य उगता है, तो वो पूरा जो है वो इनका इनकी बॉडी है। भूमंडल वक्ष, ये जो वक्ष है उनका पूरा भूमंडल है धरती का, तो उसी को वो विस्तृत से बताते हैं कि उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। मैनाक मेरु दोनों जो पर्वत है वो इनके पैर हैं, कि मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। अभी और भी थोड़ा सभी सीरियस हो चुके हैं वहां पे। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। अब तक दुर्योधन बहुत ही ज्यादा डर चुका था, फिर वो आगे बढ़ते हैं, वो रुकने वाले नहीं थे क्योंकि वो तो अनंत हैं। कि भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, मतलब ये जो हवा है इनके सांसों से ही निकलता है। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है। धमकी कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, अभी वार्निंग दे रहे हैं, सीधा चेतावनी। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फनसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, कि भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वान बूंद से छूटेंगे, वायस श्रीखाल सुख लूटेंगे। वायस मतलब कौवा, श्रीखाल मतलब वो सियार वगैरह की सारा शव पड़ा होगा और ये लोग आके अपना सुख भोगेंगे। कि भाई पर भाई टूटेंगे, विस्बान बूंद से छूटेंगे, वायस श्रीखाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। इसके बाद वो फिर कर्ण से मिलने जाते हैं, उसके वो और भी लंबा है, वो 15-20 मिनट लगेगा, बट तृतीय सर्ग के 3 पार्ट हैं। एक में वो पांडव का
संघर्ष बताते हैं, एक में चेतावनी देते हैं और तीसरे में वो कर्ण को बाहर लेकर जाकर उसको समझाते हैं जब वो मानता नहीं है। तो ये जो दूसरा भाग है तृतीय सर्ग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कृष्ण की चेतावनी के नाम से ये अप्रतिम, भाग होते हैं। बहुत ही खूब। और दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हाँ। वो उनकी जो रचनाएं हैं वो इस तरह की हैं जो जिन्होंने क्रांति ला दी थी। वैसे ही आप दुष्यंत को भी जानते होंगे, कवि दुष्यंत हैं। तो ये वो हैं जो राष्ट्र को एकदम उजागर करते हैं, राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवादी भावना। और अभी मैं सुबह ही एक इसमें गई थी वार्तालाप में, तो उसमें भी यही बात चल रही थी कि ये महाभारत पढ़ के दिनकर जी ने ऐसा क्या सोचा कि वो इतना अच्छा लिख पाए। ऐसी क्या उनके अंदर चल रहा होगा कि ये इतनी अद्भुत रचना मिली। और आपने बहुत ही अच्छा बोला, तो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। धन्यवाद सर। दुर्योधन माना चाहे नहीं माना, पर हम आपको मान गए सर। हाँ। आगे बढ़ते हैं और श्वेता जी को बुलाते हैं। तो आपका अभिवादन श्वेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सैंटी जी को बधाई देना चाहूँगी। पहले उन्होंने बहुत ही अच्छी रचना सुनाई, और ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने इसी की तैयारी की थी पर इन्होंने बहुत आप अच्छा बोल दीजिए, सुनाया। आप बोल दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम फिर से सुनना चाहेंगे श्वेता जी। नहीं, तो सैंटी जी ने बहुत ही अच्छा सुनाया। तो फिर से तो मैं बस कुछ पंक्तियां एक बार सुनाना चाहूंगी, फिर मैं दूसरी कविता सुनाऊंगी। और दिनकर एक मिनट प्लीज। हाँ, जस्ट ये तो पेपर लीक कर दिया इन्होंने। और रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में तो जितना भी कहा जाए वो कम है। हम स्कूल में उन्हीं की कविताएं पढ़कर बड़े हुए हैं, और हर क्लास में कोई ना कोई कविता एक गहरा छाप छोड़ के जाती थी। तो मैंने उन्हीं की कविताएं कुछ पसंदीदा कविताएं कुछ चुनी हैं। और कृष्ण की चेतावनी तो बहुत ही अच्छी सुनाई सैंटी जी ने, बहुत ही बढ़िया। मैं बस उसका एक पैरा एक बार। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। बस बाकी तो सैंटी जी ने सुना ही दिया है, बहुत सुंदर। चलिए हम आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, बहुत अच्छा। या इसके बाद वाला भी आप कर्ण वाला सुना सकते हैं, या इसके जस्ट पहले तृतीय सर्ग का पहला भाग आप सुना दीजिए कि पांडव जो लाक्षागिरी से लौट के आते हैं। होगा ना आपके पास? वो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वो करने में। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। मैं जो भी है प्रिपेयर्ड वो बोलिए। हाँ, मैं दूसरी कविता सुना देती हूँ, कोई नहीं, है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी की ही है, क्यों या आग बुझाओगे। या मुझे लगता है ये मैं जब कक्षा 7 में थी या 8 में थी, तब ये हमारे टेक्स्ट बुक में हमारे था ये कि थी ये कविता, क्यों या आग बुझाओगे। उनकी सारी कविताएं समाज पर एक मतलब कटाक्ष रहती थी अक्सर। और तो उसमें से ये एक है। रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी कभी अभावग्रस्त हो रोए हो। बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में क्या तुम भी घर भर पेट बांधकर सोए हो।
असहाय किसानों की किस्मत को खेतों में अनायास जल में बह जाते देखा है। क्या खाएगा यह सोच निराश से पागल बेचारों को चीख कर रह जाते देखा है। देखा है ग्रामों की अनेक रंभाओं को जिनकी आभा पर धूल अभी तक छाई है। रेशमी देह पर जिन अभागिनों की अब तक रेशम क्या साड़ी सही नहीं चढ़ पाई है। पर तुम नगरों के लाल अमीरी के पुतले क्यों व्यथा भाग्यहीनों की मन में लाओगे। जलता हो सारा देश किंतु होकर अधीर तुम दौड़ दौड़ कर क्यों यह आग बुझाओगे। तो ये उनकी एक ये काफी बड़ी कविता है, उसका ये एक अंश है। तो इस तरह की कविताएं उनकी बहुत ही प्रचलित हैं, जो कि बहुत हमारे समाज के लिए उस समय भी ये सत्य थी और आज के समय भी ये बहुत अच्छे से उसको दर्शाती हैं हमारे समाज को। बहुत ही स्वस्वर जो आपने जिस भाव से कहा है, वो जब आप रश्मि रथी भी बोल रही थी तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए मेरे। तो इस अप्रतिम आपका जो बोलना है वो तो हमेशा से ही बहुत अच्छा है श्रद्धा जी। आप कुछ और भी सुनाना चाहें तो आगे के उसमें रुकिए और सुनाइए, बहुत ही अच्छा था। अभी और लोग सुना दे फिर मैं सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप और अब अगर 2 मिनट है तो आप सुना सकती है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, मैं एक कविता सुना दूं, फिर मेरी मम्मी है वो एक कविता सुनाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, मोस्ट बढ़िया। मैं एक छोटी सी कविता और सुना दूं। कोई अर्थ नहीं, दिनकर जी की ही है ये। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज कहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। अब मेरी मम्मी कुछ सुनाना। नमस्ते, अभिवादन पूरी बिब्लियोफाइल फैमिली की तरफ से। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। सभी को हमारा हार्दिक नमस्कार। और हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। जैसे हमारे वहाँ यूपी बिहार में दहेज प्रथा का बहुत प्रचलन है, तो उस पर मैं कुछ सुनाना चाहूंगी। एक प्रेरणा गीत है। इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ यह समाज का भार है। पुत्र जन्म लेते ही घर में लहर खुशी की छा जाती, लेकिन कन्या इस धरती पर एक समस्या बन जाती। कैसे हाथ करेंगे पीले यदि अभाव घर में धन का, घर बर दोनों ठीक चाहिए प्रश्न समूचे जीवन का। बात सैकड़ों की न कहीं भी पहला अंक 1000 है,
इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है। शिक्षित और सुशील सुपुत्री, रूप गुणों की उजियारी, किंतु पिता के पास नहीं धन, इसीलिए बैठी है कुंवारी। ओ समाज के ठेकेदारों, कुंभकर्ण बन सोते हो, अनाचार से आंख फेर कर बीज पाप के बोते हो। पैसों को भगवान बनाकर, पैसे को भगवान बनाकर रचा क्रूर व्यवहार है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है। नारी का क्या मूल्य न कोई, क्या वह पशु से दीन हो। नर की तुलना में क्यों इसको माना, इसको हीन कहो। लड़के वाला लेने देने में कितनी अकड़ दिखाता है। नीलामी जैसी बोली वह नेगों का लगवाता है। यह पुनीत संबंध नहीं है, यह पुनीत संबंध नहीं है, निंदनीय व्यवहार है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है। इस कुरीत ने दुष्कृत्यों की बाढ़ भयंकर फैलाई। घूस मिलावट चोर बाजारी बेईमानी सिखलाई। चिंता ही दहेज का निस दिन, चिंता ही दहेज का निस दिन, किए यहाँ है हैरान बड़ा। एक तरफ शादी का सौदा, एक तरफ ईमान खड़ा। एक तरफ शादी का सौदा, एक तरफ ईमान खड़ा। परेशान होकर बहुतों ने, परेशान होकर बहुतों ने छोड़ दिया संसार को। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। बहुत खूब आंटी, अप्रतिम, वो भी स्वस्थ स्वर, बहुत ही सुंदर। ये पहले जो मैं राग है ना, ये हमारे जनरेशन में सुनने को नहीं मिलेगा, आंटी के जनरेशन तक ही है। क्योंकि हम लोगों में से किसी ने भी इस तरह के लोकगीत टाइप का जो राग है, जो हमें सुनने को मिलता है बिहार और यूपी के शादी के घरानों में या और कहीं, तो मुझे लगता है ना कि हमारे जनरेशन में कुछ लोग ही इसको कैरी कर पाएंगे आगे, मतलब ले जा पाएंगे आगे। बट बहुत खूब आंटी। आंटी है, बिल्कुल आंटी है, वो हमें सिखाएंगी। मैं आग्रह करती हूँ, आप रुकिए सेल्फी के लिए, हम साथ में फोटो क्लिक कराते, फिर आप बिल्कुल जाइएगा। सभी से निवेदन है, सब अपने कैमरा ऑन कीजिए। आज हम इतने सारे इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। कमल सर, नेहा जी, सभी को अभिवादन। अरे दो नेहा जी हैं आज, नेहा दीक्षित जी भी हैं, नेहा काफकीवाल जी भी हैं, सुदानंद जी, मेघा एरन जी। मैंने शायद आपको पहली बार देखा है कैमरे पे, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। तो वो सभी हिंदी कहेंगे, तो स्माइल आएगी। 1 2 स्माइल हिंदी। हिंदी। अरे ये प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, एक और बार लेट क्लिक। स्माइल एवरीवन। प्लीज म्यूट कीजिए सभी। मैं फिर से लूंगी एक और बार। स्माइल। थैंक यू सो मच
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर फोटो आया है श्वेता जी, और आपकी मम्मा का तो बहुत ही प्यारा पिक्चर आया है। तो जी जी, जी थैंक यू श्वेता सौरभ जी जी। की माता जी से, हाँ श्वेता जी की माता जी से हम कहना चाह रहे हैं कि हम देखते हैं, मतलब पलक जी, मैं, हम लोग का शेर सिंह जी भी बाद में आए, और हम लोग का जो पहले से ग्रुप था, कमल जी भी है, तो उसमें श्वेता जी जो है उनकी प्रतिभा का राज आज पता चला हमें कि हमेशा सर मतलब मैं, के संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो हमारे वहाँ प्रोग्राम, मतलब हमको बहुत, मतलब बचपन से शौक है कि मैं ऐसे प्रेरणा गीत गाती हूँ। मैं ज्यादातर मतलब भजन में मन है, लेकिन मैं प्रेरणा गीत गाती हूँ जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिले करने की। तो ऐसा प्रेरणा गीत हमारे पास बहुत है। हाँ गीत तो है, पर स्वभाव भी जो है श्वेता जी का, जैसे नाम ही श्वेता है, तो और उनका स्वभाव, उनका व्यवहार बहुत ये भी मतलब गाने में, डांस में, हम, सब कुछ में आगे करी हूँ मैं इनको। सब कुछ, पढ़ाई, डांस, गाना, सब। सच मतलब में हमारे पास तो कोई अभी शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। बहुत ही खूब। आंटी जी, श्वेता जी दोनों का बहुत ही अच्छा स्वर बहुत ही अच्छा बोला, हमें बहुत अच्छा लगा सभी को। अभिवादन हमारी तरफ से। अब धन्यवाद। रुमित जी हैं जी, रुमित जी हैं, रुमित जी ने बोला ही है, तो रुमित जी आपकी ओर जाते हैं। ओवर टू हाँ यू। सभी को नमस्कार। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना आप सबको? हाँ, तो यहाँ तो बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, पलक जी है, और श्वेता जी है, और अ, सैंटी जी भी बहुत बढ़िया उन्होंने ये किया, और अभी नेहा जी है जो कि ये चैंपियन है, वो साइकिल वाले, वो तो काफ़ी बहुत बढ़िया लिखते हैं, और संजय जी भी अपने आप में बहुत महान कवि है। तो मैं तो सीधा सादा आदमी हूँ, मुझे कोई प्रतिभा नहीं है इसमें, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो कविता सुनाना चाह रहा हूँ वो मतलब हमारे ग्रुप के जो जिन्होंने स्थापना की है, पलक जी, उनकी बुक है, उसमें से मैंने लिया है। कविता नंबर 20 है, दोस्ती। तो ये जो विषय है ना, वो काफ़ी मतलब दिल को छू जाने वाला है, और इसमें मैं कहना चाहूँगा पढ़ने के पहले कि दोस्ती जो है वो अ, मतलब उम्र से परे है, जाति से परे है, जगह से परे है, और मतलब कोई भेदभाव नहीं है। दोस्ती किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है, और ये जो दोस्ती है वो मतलब एकदम पवित्र रिश्ता जो कहते हैं वो है। तो इसमें पलक जी ने बहुत मतलब बढ़िया तरीके से उन्होंने रचना की है कि कैसे मतलब जैसे हम पढ़ेंगे वैसे हम समझेंगे उसमें। तो मैं आज्ञा चाहूँगा शुरुआत करने के लिए। सो दोस्ती का रिश्ता बहुत गहरा है, सगे रिश्तों से गहरा। बचपन के डब्बे या टीचर की मार, सब कुछ साझा करने वाला रिश्ता बहुत गहरा है, सगे रिश्ते से गहरा। तो ये जो दोस्ती का रिश्ता है वो सगे रिश्तों से गहरा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे जो सगे होते हैं वो भी मतलब हम लोग का इतना ध्यान मतलब नहीं रखते हैं, या फिर उनके साथ में हमारा इतना तालमेल नहीं होता है जितना कि दोस्त के पास में होता है। और हम जो दोस्त को बेझिझक कह सकते हैं वो हम सगे लोगों को नहीं कह सकते हैं। तो ये जो पवित्रता है और ये जो मतलब हाँ, पवित्र बंधन है, उसको मतलब ये दुनिया का सबसे महान रिश्ता मैं तो कहूँगा। और इसमें जैसे कि सब यादें हैं, बचपन के डिब्बे है या टीचर की मार है, तो जैसे हम याद करते हैं कि हमको जैसे कोई किसी दोस्त ने खाना मतलब शेयर किया, मतलब हमारे साथ में बाँटा हो, या फिर कहीं टीचर की डाँट पड़ी हो तो हमको जो भी लिखना था उसमें मदद की हो। तो ये सारी मतलब मीठी यादें हैं, और जो एक दूसरे से बाँधती है हमको, और ये बहुत गहरा रिश्ता होता है। मतलब इसमें ये नहीं है कि हम मिल रहे हैं रोज़ या हम पास में हैं। जैसे कमल जी है यहाँ पे, कमल जी मेरे भाई जैसे हैं, मैं एक ही बार मिला हूँ, पर जो उनका मतलब प्यार है और जो मतलब उसको मैं बोल नहीं सकता हूँ।
शेर सिंह जी है उनको तो मिले भी नहीं है, पर जो उन्होंने अपनापन दिखाते हैं, लोगों को किताबें भेजते हैं और जिस निखालसता से बात करते हैं, वो बहुत ही मतलब ये हम लोग का ये जो परिवार है टीबीएफ, उसमें मतलब ये दोस्ती सही मायने में हम कह सकते हैं। उसमें जवानी की हरकतें या पहला वो प्यार, भागती हुई पहली गाड़ी पर सवार वह रिश्ता बहुत गहरा है, सगे रिश्तों से गहरा। तो इसमें भी जैसे बचपन से अभी जवानी में आ गए, तो जवानी में भी हम जो हमारे भाव है, जो हमारी भावना है, वो हम सिर्फ दोस्त के साथ ही बांट सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बाकी हम किसी के साथ पहले सगे हो उनके साथ भी हम बात नहीं कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर भी जो है वो जिस तरह से सारी हरकतें हैं और सारी नटखट बातें हैं, ये वो एक मतलब मीठी यादें होते हैं जिंदगी की, और वो दोस्तों के साथ ही बांटी जाती है। और बाद में लिखा है, नौकरी की मार या वित्तीय हार, एक चाय पर बैठ मन हल्का करने वाला रिश्ता बहुत गहरा है, सारे रिश्तों से गहरा। तो जैसे अभी आगे बढ़ते हैं, शादी होती है और नौकरी में जाते हैं, तो जैसे जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी लोग को सफलता मिले। कुछ लोग को सफलता देर से मिलती है या नहीं मिलती है, और ऊंच-नीच हर किसी के ज़िंदगी में हर पड़ाव आता है। तो उस समय दोस्त है वही हमेशा साथ में खड़ा होता है। तो चाहे वित्तीय हार हो या जो भी हो, तो मन हल्का हमेशा दोस्त के पास ही होता है। और घर की जिम्मेदारी, बढ़ता परिवार, हर भार को संभालता हुआ यह रिश्ता बहुत गहरा है, सगे रिश्तों से गहरा। मतलब हर प्रकार की स्थिति में आपको दोस्त है वही सहारा देता है, और ये रिश्तों से काफ़ी गहरा रिश्ता है। और ये जो इसकी गहराई है वो हमारी कवित्री ने बहुत अच्छे से इसमें उन्होंने वर्णन किया हुआ है, क्योंकि इसकी नींव है निस्वार्थ प्यार। ये सबसे महत्वपूर्ण लिखा हुआ है उन्होंने कि इसकी नींव जो है वो निस्वार्थ प्यार है, और इसकी वजह से ही दोस्ती जो है वो ये सारी दुनिया में सबसे सबसे अच्छा रिश्ता है। धोखेबाज दुनिया में वादा निभाता हुआ यह रिश्ता बहुत गहरा है, सगे रिश्तों से गहरा। तो ये दोस्ती जो है इस पे मतलब और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। और जैसे कि कृष्ण सुदामा, और काफ़ी इसमें उदाहरण है, वो तो मतलब अनगिनत उदाहरण है। तो जैसे कृष्ण जी जो महान ये भगवान है, और सुदामा जी एक जैसे मतलब वो उनके पास में धन नहीं था और काफ़ी गरीब थे, पर दोस्ती में वो कोई उसका असर आया नहीं है। और हाँ, जय वीरू तो है ही, वो धर्म में अमिताभ। तो मतलब काफ़ी इसमें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है और मतलब उदाहरण है, और ज़रूरी नहीं कि मतलब पुरुष-पुरुष या पुरुष-स्त्री है, स्त्री-स्त्री भी है, और छोटे-बड़े हर जगह के मतलब हर तरह के इसमें मित्रता पाई जाती है। और वो जैसे कहाँ इन्होंने लिखा है निस्वार्थ प्यार पे है, तो ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। तो ये दोस्ती को हमारा सलाम, और ये सारे हमारे परिवार में सभी को हमारा प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई सुना सकता है ये पोयम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी पोयम का मान बढ़ गया आपने सुनाया तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो और आपने उसका भावार्थ किया जी। दूसरी एक छोटी रचना है, वो थोड़ा ब्रेक के बाद करूँगा, क्योंकि इसमें जी थोड़ा आपने बहुत ही भाव विभोर कर दिया हमको। बहुत ही अच्छी आपने उसका जो भाव सुनाया वो बहुत ही अच्छा था। यही मैं व्यक्त करना चाहती थी और आपने ये सबको बता दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी वीनू जी। मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगी। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ। कोई भी भाषा हो, उसे सीखने के लिए उसके लिपि, शब्दार्थ उतना ही काफ़ी नहीं होता, उसका सार जो है वो तो भाषा की साहित्य में ही छुपा हुआ है। तो हमने वो देख लिया इस कविता और गज़ल की
सेशन में। तो और भाषा की शक्ति भी है, क्योंकि हर एक शब्द भी वो कंपन होता है, वो इट कैरीज दैट वाइब्रेशन, वो कंपन होता है, और भाषा की शक्ति भी है। और हर एक भाषा की मधुरता, अपनी एक मधुरता होती है। लाइक जैसे हम वादन करते हैं, जो वीणा आदि बजाते हैं, हर एक वादन की एक मधुरता होती है, अपनी एक विशिष्ट विशिष्टता होती है, विशेषता होती है। तो ऐसे ही हर एक भाषा की एक मधुरता होती है। तो हमने देख लिया सैंटी जी ने जैसे जो कविता सुनाई हमें, कृष्ण और भक्ति। जो श्वेता जी की माँ ने सुनाई, दैट वाज ग्रेट। और तो मैंने सिर्फ मैंने सोचा ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, पर फिर पता चला ये सोहनलाल द्विवेदी का है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, आई थिंक वो आपने पढ़ी होगी। तो वो सिर्फ 2 लाइन प्लीज। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चोटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत ही अच्छा बोला वीनू जी। और आप सभी को पता होगा कि वीनू जी की पहली और मातृभाषा कन्नड़ है, और पर उनकी हिंदी इतनी अच्छी है। आपको लग रहा है सुनकर कि उनकी दूसरी या तीसरी भाषा है हिंदी? तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे लिए आदर की बात है कि आप हमारे साथ हैं वीनू जी, और इतना अच्छा आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीनू जी को हिंदी भी पढ़ना आती है, मैंने उनके लिए 2 लाइन्स लिखी थी, एंड वो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि वो पढ़ पाई बिना ट्रांसलेशन और उसके। तो थैंक यू सो मच वीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कमल जी को, प्लीज। नमस्कार आप सभी को, आप सभी पुस्तक प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही अद्भुत अद्भुत कविताएं सुनने को मिली। कुछ कविताएं मैंने भी सोच रखी थी, जो 2 कविताएं इसमें बोली गई। हमारे भारत देश की भूमि बहुत सारे कवियों से, कवियत्रियों से, लेखिकाओं से, लेखकों से अलंकृत हुई हैं, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भारत देश में अलग-अलग विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग व्यक्तियों ने बहुत ही सुंदर लेखन किया है। और उनमें से ही एक कवि के बारे में बहुत बात भी हुई अभी, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनको हमें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, जिनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ और एक किसान परिवार में जन्म लिया। और उनकी जो रचनाएं थी ज्यादातर वीर रस से प्रेरित थी, और देश के समाज सेवी भी रहे, देश के लिए भी काम किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत हुए, पद्म भूषण अलंकार से उनको अलंकृत किया गया। तो जब पलक ने मैसेज भेजा कि हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीवीएस फैमिली में, तो मैं बहुत ही उत्सुक था कि क्या बोलूं। और जब मैं चेक करने लगा तो मुझे लगा मुझे ये भी बोलना है, मुझे ये भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। बट मैं समझ गया था कि शायद मौका एक ही चीज का मिलेगा तो क्या ही चूज किया जाए। ठीक,
तो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक छोटी सी रचना पढ़ना चाहूंगा। और वैसे मेरे पास एक टाई था, एक कुमार विश्वास जी का नाम आपने सुना होगा, एक यंग कवि हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी का हिस्सा रह चुके थे और काफी वो ज्यादा इंदौर आए हुए हैं वो इंदौर अभी। आए हुए हैं अभी। तो आप बताइए, आप रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनना चाहेंगे या फिर कुमार विश्वास की? आप बताइए, मैं कोई भी एक सुना दूंगा, दोनों मेरे पास रेडी हैं फिलहाल, जो बोलेंगे अब मैं वो सुनाता हूँ। रामधारी सिंह जी की सुनाइए। रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, उनकी एक कविता है कवि और कवि का मित्र, ठीक है। तो अभी जब रोमित जी शेयर कर रहे थे और मित्र के बारे में बता रहे थे, तो सहज ही मेरे चेहरे पर एक हंसी आई कि जो मैं कविता सुनाने वाला हूं वो भी मित्र के बारे में है लेकिन वो कुछ मित्र का एक अलग रूप दिखाता है। हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारे मित्र मिले एंड हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि मित्र हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। तो जो एक लेखक होता है वो इस बात को अच्छे से समझेगा। तो पलक या फिर जो भी कोई लेखन में है कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो एक अपने आप में बहुत ही महान कवि थे, उन्होंने भी मित्र के बारे में जब ये लिखा होगा तो ये एक बहुत ही लाइट उसमें है कविता रचना है कि कवि का मित्र। तो जब एक कवि लेखन में रहता है उसको बहुत माहौल चाहिए होता है ना। तो जब वो लेखन लिख रहा होता है और सडनली उसका मित्र आ जाए तो कवि क्या सोचता है, उस बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है। तो आशा करता हूं आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, मैं क्योंकि साथ साथ दिखकर पढ़ूंगा। तो रचना है जी कवि का मित्र बाय रामधारी सिंह दिनकर जी। आहट हुई फिर कोई है कि वही पुकार, कुशल करे भगवान की आया फिर वही मित्र उदार। चरणों की आहट तक मैं खूब गया पहचान, सुनकर जिससे लगते थे थर थर मेरे प्राण। मैं ना डरूंगा पड़े अगर यमदूतों से भी काम, मगर दूर से ही करता हूं श्रद्धा सहित प्रणाम। उन्हें नहीं आकर जो लेते फिर जाने का नाम। मेरी कुर्सी खींच बैठकर पूछता हाल, कह दूं आहट सुनी तुम्हारी और हुआ बेहाल। उलट पुलट कविता की कापी देने लगता राय, कहां पंक्तियां शिथिल हुई कहां हुई असहाय। देता है उपदेश बहुत, देता है नूतन ज्ञान, मेरी गंदी रहन सहन पर भी देता है थोड़ा ध्यान। सब कुछ देता एक नहीं देता तो अपना त्राण मीन्स छुटकारा नहीं देता, अपने से पीछे ही पड़ा रहता है ना। कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो उनको हम कह नहीं सकते लेकिन हमारे आते हैं घर पे। झपट छीन लेता है मेरे हाथों से अखबार। आजकल तो कोई पढ़ता नहीं है, सब स्क्रोलिंग में लगे हैं। तो झपट छीन लेता है मेरे हाथों से अखबार, कहता क्या पढ़ पढ़ कर डालोगे अपने आप को मार। फिर कहता कुछ द्रव्य जुगाकर खड़ा करो कुछ काम, पैसे भी कुछ मिले और हो दुनिया में भी नाम। सब सिगरेट खत्म करके कहता एक और दो यार, बक्से खोल दराज खोलता रह विविध प्रकार, एक नहीं खोलता बस बाहर जाने का द्वार। कभी कभी आकर देने लगता है शुभ संवाद, कभी कभी आकर देने लगता है शुभ संवाद। रगड़ रहे तुम्हें आजकल फला फला नक्काद, मैं सह सकता नहीं तुम्हारा ऐसा तीव्र विरोध। अभी एक को डांट कर आया ऐसा कुछ क्रोध। तो ऐसे भी मित्र हैं जो तुम्हारे बारे में गलत नहीं सुन सकते हैं। डिब्बा खोल पान खा कर करता है आराम, तरह तरह की बातें कहता ही रहता अविराम, लेकिन कभी नहीं कहता अच्छा अब चला प्रणाम। यही नहीं अनमोल समय की मुझे दिलाकर याद, कहता तुम गप्पों में बहुत करते थे समय बर्बाद, जब देखो तब मित्र पड़े हैं डटकर आठों याम। इस प्रकार कब तक चलता रह सकता है लेखक का काम।
आशा कितनी बड़ी लगाकर तुमसे बैठा देश, बिकॉज ही वॉज द राष्ट्र कवि, कि आशा कितनी बड़ी लगाकर तुमसे बैठा है देश, और इधर तुम बकवासों में समय कर रहे शेष। फिर सुनाता ही है, सुनता नहीं, ना ही देता है कोई उपदेश। चाहे जितना सिर खुजलाऊं, मुद्रा करूं मलिन, मुद्रा मीन्स एक्सप्रेशंस बनाओ अलग अलग तरह के, कि यार तुम निकलो, बहुत पका लिया अभी, बहुत हो गया। कि चाहे जितना सिर खुजलाऊं, मुद्रा करूं मलिन, कलम पकड़ सिर थाम कल्पना में हो जाऊं लीन। चाहे जितना करूं नाट्य, पर कभी ना डिगता वीर, किसी तरह की मुद्रा से ना होता वह धीर। कहता हाँ तुम लिखो, इधर मैं बैठा हूं चुपचाप। हाँ तुम लिखो, इधर मैं बैठा हूं चुपचाप। मैं कहता मन ही मन, बाकी अभी बहुत है पाप। लिखूं खाक, जब तक दिमाग में चढ़े हुए हैं आप। So yeah, it was little light, and I found it so interesting to share on this हिंदी दिवस। और जब सब बोल रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की कि मैं कविता बोलना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो मेरे मन में आ रहा था कि बस ये कविता किसी के हाथ न लगे, वरना मुझे फिर दूसरी कविता को पकड़ना पड़ेगा। तो बहुत बहुत कितना धन्यवाद। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। आप हमेशा हमें कुछ न कुछ ऐसा आश्चर्यचकित कर ही देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ साधारण है, हमेशा साधारण प्रस्तुति होती है। आज भी वैसा ही हुआ। थैंक यू बहुत सो मच, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत सौभाग्यशाली। अब आशा मैं करता हूँ कि समय मिलेगा तो एक और कविता सुनाने का मौका जी मिलेगा। बिल्कुल। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ज़ैनब को और उसके बाद ज्योत्सना जी को। फिर हम जो हमारे कुछ टीबीएफ के साथी हैं जिन्होंने वीडियो भेजे हैं, मैं वो वीडियोस प्ले करना चाहूंगी। और हम 8:30 8:35 तक के खत्म करेंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप रुकिए, 15 मिनट की और बात है। सबकी सबकी कविताएं सुन के जाइए। तो ज़ैनब, मैं आमंत्रित करती हूँ तुम्हें। Sorry, I won't be able to switch on my camera. I'm going through very bad migraine, so my condition is not up to date. It's not so good. तो एक हिंदी की कविता है, रागीर की है। ही इज फ्रॉम राजस्थान, तो जयपुर से है। तो नए कवि को भी थोड़ा समय देते हैं, जो फ्यूचर है हमारे भारत का। तो ये बहुत मेरी फेवरेट है ये। तो वो कहते हैं कि सफर सफर की बात है। अब यहाँ सफर की जो बात हो रही है वो जिंदगी का सफर है, वो सफर नहीं है। और एक पंक्ति आएगी जिसमें वो कहते हैं कि बारिश की बात करते हैं। तो वो बारिश जो है वो जिंदगी में जो रेनफॉल होती है उसकी बात है। जो दुखों का पहाड़ जैसे हम कहते हैं, उस बारिश की बात है। रेनी डेज जो हिंदी में कहते हैं, तो उसको उसने ट्रांसलेट किया है। जस्ट टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं ये है, मैं हूँ क्या और तू है क्या, ये तो नजर नजर की बात है। मैं हूँ कहाँ और तू है कहाँ, ये तो सफर सफर की बात है। किससे मेरी दुश्मनी और किसका यार तू, मैं कितना हूँ काबिल कितना बेकार तू। क्या झगड़ा इन बातों का, ये तो घर घर की बात है। मैं हूँ कहाँ और तू है कहाँ, ये तो सफर सफर की बात है। किसी का जहां है कितना बड़ा, ये वो जाने या खुदा जाने। तो उसकी रूह में रहता नहीं, बाहर से देख के क्या जाने। उसकी अपनी लड़ाइयाँ और कैसे वो लड़े, जमाने से लड़े वो, जमाने से लड़े वो, और मैं से वो लड़े। तू कैसे मरे वो कैसे मरे, ये तो जहर जहर की बात है। मैं हूँ कहाँ और तू है कहाँ, ये तो सफर सफर की बात है। तुझको मिला प्यार उसे, दर्द मिला तो कोई बात नहीं। तुझको दिन में भी चैन मिला, उसे नींद की कोई भी रात नहीं। उसकी अपनी मंजिलें और अपनी धूल है, मुरझाई कितनी कलियां और कितने फूल है। कब तुम्हारी बारिशें, कब हमारी बारिशें, ये तो शहर शहर की बात है। मैं हूँ कहाँ और तू है कहाँ, ये तो सफर सफर की बात है। तो मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये एम्पैथी के ऊपर बहुत लाइट देती है। और ऑटोमेटिकली इट्स माय फेवरेट विदाउट एनी एफर्ट।
और दूसरी जो है बहुत शॉर्ट है, बिना सोचे अंजाम का कुछ। ये बहुत उसने गुस्से में लिखा है ऐसा लगता है मुझे। बिना सोचे अंजाम का कुछ, लोग ढूंढते हैं हराम का कुछ। कोई मिलते ही पूरी नजर मार लेते हैं कि उसमें है क्या उनके काम का कुछ। आदमी अपने चेहरे से खेलता रहता है, सुबह का कुछ है शाम का कुछ। बहुत खूब, क्या बात है ज़ैनब। जिस तरह से तुमने ये बोला है वो भी बहुत ही सुंदर है। लेखनी बोलने के बाद अगर इंसान के अंदर भाव जागृत कर दे तो वो लेखनी और अच्छी हो जाती है। बहुत ही अच्छा बोला, धन्यवाद। अब मैं बिना किसी विलंब के आग्रह करूंगी ज्योत्सना जी को, और ज्योत्सना जी के बाद मैं नेहा जी को बुलाना चाहूंगी, और नेहा जी के बाद सुमन जी, और फिर शेर जी। शेर जी क्योंकि आप तो घर के हैं इसलिए आपका नंबर मैंने थोड़ा आगे कर दिया। बट मैं ज्योत्सना जी, आप हैं? हाँ पलक, सबको नमस्कार और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और वीर रस, प्रेरणादायक कविताएं ये सब बोली गई और बहुत अच्छा था। अभी मैं एक श्रृंगार रस की कविता बोलना चाहूंगी। प्रकृति वर्णन है, आप समझ गए होंगे। ग्रुप पे भी डाला था पलक ने कि इस पे बोल सकते हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंचवटी, और इसमें प्रकृति का जो सुंदर वर्णन है, एक आपने मैं उसके बारे में कुछ पंक्तियां, मतलब उसके बारे में नहीं, उनकी कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। तो इसमें जो है पंचवटी में सीताराम राम और सीता और लक्ष्मण पहुंच गए हैं और वहां पे एक पर्णकुटी में रह रहे हैं, और महलों में नहीं, बाहर वन में जंगल में भटक रहे हैं, पर फिर भी उनको किसी बात का दुख नहीं है क्योंकि प्रकृति के बीच वो रह रहे हैं। और सुंदर प्रकृति का वर्णन जो किया है इसमें, जो वाल्मीकि रामायण में भी किया था और इधर मैथिली शरण गुप्त जी ने भी किया है। तो एक शुरू करते हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो छीन रही है तरु मंद पवन के झोंकों से। ये झूमने का जो वर्णन है, प्रकृति भी पवन के झोंकों से, तो ये सुंदर वर्णन जो हमारे सामने वो आ जाता है, वो दृश्य। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। थोड़ा वीरस फिर से आ गया है वापस। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो आप समझ गए होंगे ये किसकी बात हो रही है। ये लक्ष्मण जी की बात हो रही है। वो कहा जाता है कि वो 14 वर्ष सोए नहीं थे जब वन में थे, और जब और वो रक्षा करते थे, सुरक्षा करते थे बाहर। जब भैया भाभी थोड़ा विश्राम करते थे तो वो पूरी रात जागते थे। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा कायु त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो ऐसा क्या है उस कुटीर में कि जिसकी रक्षा करनी पड़ रही है। तो बता रहे हैं आगे, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। तो अब समझ गए हैं कि किसकी बात हो रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप,
पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तन, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कितना सुंदर वर्णन है कि रात में वसुंधरा जो है मोती बिखेर देती है और रवि उसे सुबह में बटोर लेता है। तो सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से देती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब यह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। बस इतना ही मैं कहूंगी। बहुत सुंदर है ये और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मेरी सबसे प्रिय कविताओं में से एक है ये पंचवटी, और जिस तरह से ये लिखी है इसका इसको पढ़ने में ही एक अलग भाव आ जाता है, अपने आप भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी, सच में अद्भुत। और इसी से मुझे याद आया कि एक वीडियो भी है जो पंचवटी पर ही है, तो मैं आज्ञा लेना चाहूंगी आप सभी से कि हम 2-3 वीडियोस देखते हैं हमारे ही टीबीएफ के साथियों की, और आप रुके रहिए। और फिर उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नेहा जी को, सुमन जी को, शेर जी को और फिर अमी जी को। और अगर थोड़ा सा समय बचता है तो फिर मैं एक कुछ कहना चाहूंगी, अगर समय की पाबंदी न हुई तो मैं अब मैं शुरू करती हूँ। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आई होप आपको दिख जाए। ये मेरे टेलीग्राम पे है तो और अभी तो सबसे पहले मैं पंचवटी ही बोलती हूँ, अभी पंचवटी की बात चल रही है। सुनाई दे सबको। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, पर वो वीडियो प्ले नहीं हो रहा। जब तक वीडियो प्ले होता है मैं नेहा जी को बोलना चाहूँगी कि आप आइए, मैं जब तक ये चलाने का प्रयास करती हूँ। नेहा जी। नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। सबको इतना अद्भुत तरीके से सुन के अभी मैं थोड़ा सा ऐसा घबरा रही हूँ, क्योंकि सबने बहुत ही अच्छा बोला है। और रश्मि रति तो मेरी वन ऑफ फेवरेट है, क्योंकि मैंने बचपन में मृत्युंजय जो किताब थी वो 9th क्लास में मैंने पढ़ी थी, और शिवाजी सावंत की उस किताब को पढ़ने के बाद मैं कभी महाभारत को रियल फॉर्म में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। मैं हमेशा कर्ण की दृष्टि से ही महाभारत देखती हूँ, तो इन दैट वे तो मैं 2 छोटी-छोटी कविताएँ हैं, मैं फटाफट सुना दूँगी उन्हें। तो सबसे पहले है विनोद कुमार शुक्ल जी की, बहुत ही सरल और सहज भाव में उन्होंने पेड़ के लिए लिखा है। जंगल में एक पेड़, फिर एक पेड़ कटता है। जंगल में एक पेड़, फिर एक पेड़ कटता है, और शहर चुपचाप जंगल की तरफ एक कदम, फिर एक कदम बढ़ता है। शहर एक जंगलखोर जानवर है। शहर जंगलों पर आक्रमण करता है। एक जंगल एक पेड़ भर रह जाए और जंगल की सभी चिड़िया भी एक पेड़ भर रह जाए, या एक पेड़ भर भी जंगल में ना रहे और चिड़िया घर के पिंजरे भर में रहे। ये बहुत सोचने वाला टॉपिक मुझे लगता है कि अगर इतनी सरल भाषा में लेकिन हम सोचें तो बहुत गहराई में उतर जाएगी ये बात कि चिड़िया घर के पिंजरे भर में रहे। जंगल, तुम एक पेड़, फिर और